गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द वाइट बोर्ड अकेडमी। सो इन टुडेज़ क्लास अगेन हम आ गए हैं प्रीलिम्स के क्वेश्चन डिस्कस करने के लिए। आज हमारे पास 4 ही क्वेश्चन है क्योंकि 5वां क्वेश्चन आई विल बी गिविंग यू एज अ होमवर्क। सो लेट अस स्टार्ट टुडेज सेशन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग द एज। किसकी एज? मिस्टर XYZ wants to बिकम अ डिस्ट्रिक्ट जज। वट इज़ द मिनिमम एज प्रेस्क्राइब्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन? तो देखिए, जजेस का नाम सुनते ही हमारे पास 3 तरह के, सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के जजेस होते हैं। वी ऑल नो आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज़ फेडरल इन नेचर, बट एक बात याद रखना, चाहे कितना भी फेडरल है, आवर जुडिशरी इज़ इंटीग्रेटेड। इट मीन्स इट इज़ ऑर्गेनिकली लिंक्ड एंड हेरारकिकली ऑर्गेनाइज्ड। तो इसका मतलब जो भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज होगा, इट विल एलिवेट टू द पोजीशन ऑफ हाई कोर्ट जज एंड द हाई कोर्ट जज विल गेट एलिवेटेड टू द पोजीशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज। तो हमसे ये पूछा गया कि मिनिमम एज बताइए डिस्ट्रिक्ट जज बनने का। देखिए, तीनों ही केसेस में देर इज़ नो मिनिमम एज प्रेस्क्राइब्ड। तो हमारा क्या हो जाएगा? नो मिनिमम एज प्रेस्क्राइब्ड। 35 किसका होता है? गवर्नर एंड प्रेसिडेंट का। 25 किसका होता है? लोकसभा, बस लोकसभा का। 30 किसका होता है? राज्यसभा का। 21 ईयर्स किसका होता है? पंचायत एंड म्यूनसिपाल्टीज़ का। तो ये सब आपको याद होना चाहिए। पंचायत के बारे में मैंने बहुत कुछ बता दिया है, आर्टिकल 243 स्केड्यूल 11। और 12 किसका होता है? म्यूनसिपाल्टीज़ का, पार्ट 9। और 9A किसका होता है? म्यूनसिपाल्टीज़ का। 9B किसका होता है? कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का। तो यही था पंचायत में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस treaty in the criminal matters. They are bilateral treaties between the countries that allow exchange of evidence. हाँ जी, जनरल स्टेटमेंट लग रही है, सही होगा। द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इज द नोडल मिनिस्ट्री। अब आपको मिनिस्ट्री आपको पता होनी चाहिए। सो दिस इज़ द होम मिनिस्ट्री। वैसे तो सही लगता है कि हाँ भाई, दूसरे कंट्रीज से हमारा ताल्लुकात है कुछ, वी आर हैंडलिंग द अफेयर्स विद द फॉरेन पार्टनर्स। सो इंडीड बाय आवर कॉन्शियसनेस और सबकॉन्शियस माइंड we will take this as a correct, Ministry of External Affairs, but indeed it is incorrect because nodal agency है Ministry of Home. CRPC does not mention arrangements with the foreign governments regarding service of judicial process in this regard. तो ये भी गलत है। CRPC में indeed there is mention of arrangements of such arrangements. So हमारे पास ये गलत हो जाता है, ये गलत हो जाता है। So answer is 1. करंट अफेयर्स है, आपको पढ़ लेना चाहिए। Next question number 3. Consider the following statements regarding qualifications for a person to be chosen as MP. So MP हमारे पास, चलो बहुत कुछ है पर मैं क्वेश्चन से ही देखता हूँ। Candidates contesting an election to the Rajya Sabha from a particular state should be elected in that particular state. It is indeed correct if this amendment has not been there. But after this amendment, क्या हुआ? अगर इफ़ अ पार्टिसिपेंट इज कंटेस्टिंग इलेक्शंस ऑन द सीट ऑफ राज्यसभा, देन ही डोंट हैव टू बी अ इलेक्टर फ्रॉम दैट पर्टिकुलर स्टेट। इसका मतलब इफ़ अ इलेक्टर फ्रॉम हरियाणा हैज़ टू एक्वायर द सीट ऑफ राज्यसभा, he doesn't need to be registered as a voter in Haryana. This is the meaning of the statements. Candidates contesting an election to the Rajya Sabha seat from a particular state should be an elector in that particular state. No, after this amendment, nahi. A person of scheduled caste or scheduled tribe can contest from a seat not reserved for them. Yes. देखिए, अगर ये पूरी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, दीज आर वर्ड्स, मान लीजिए कुछ भी मान लीजिए, इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में फ्रॉम द 73rd अमेंडमेंट एक्ट एंड 74th, this constituency has been reserved for the SC and ST candidate. Only SC and ST candidate can contest from this seat, but all the electors that are registered voters in this particular constituency will vote on these SC and ST candidates. Understood?
But such SC and ST candidates are not debarred from contesting in any of the seats. It is just that this particular constituency seat is reserved for an SC and SC candidate. It means the normal candidates can't stand or can't contest elections on this particular seat. But ये तो जनरल सीट्स हैं, आप करिए मुकाबला, आप करिए कॉम्पीट, हमें नहीं फ़र्क पड़ता। आप ओबीसी है, आप एससी हैं, आप एसटी हैं, आ जाओ मैदान में आओ, मार्केट में आओ। तो ये चीज़ है। अ पर्सन ऑफ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब कैन कंटेस्ट फ्रॉम अ सीट नॉट रिजर्व फॉर देम। इट इज़ इंडीड करेक्ट, हमसे करेक्ट ही पूछा गया है। द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द टुडे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट पार्ट ऑफ द ओरिजिनल jurisdiction ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट्स किस में आता है? आर्टिकल 262 में। आर्टिकल 263 इज रिगार्डिंग इंटर स्टेट काउंसिल। सरकार या कमीशन रिकमेंडेड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंटर स्टेट काउंसिल, तो हमारे पास 1991 में परमानेंट इंटर स्टेट काउंसिल को रिकमेंड किया था सरकारिया ने, तो हमारे पास आ गई थी। सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल जूरिडिक्शन कौन सी है? ओरिजिनल जूरिडिक्शन क्या होती है? जो भी कोई मैटर सुप्रीम कोर्ट के पास आ रहा है, कोई भी कोर्ट के पास आ रहा है, सुप्रीम कोर्ट हैज़ द राइट टू डायरेक्टली एंटरटेन दैट मैटर, दैट इज़ नोन एज ओरिजिनल जूरिडिक्शन। हमसे पूछा है नॉट अ पार्ट। इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट्स, यस, अंडर आर्टिकल 262 द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ गिवन द पावर टू पार्लियामेंट द डियर पार्लियामेंट, अगर आपके जूरिडिक्शन में कोई भी इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट है, सो यू कैन डिबार द कोर्ट्स फ्रॉम एंटरटेनिंग दिस पर्टिकुलर डिस्प्यूट। Interstate water dispute, yes, it is not part of original jurisdiction. Any dispute between two or more states, it is indeed a part of the original jurisdiction. तो हमसे तो not पूछा है। So dispute between two or more states, dispute between center plus some states with other states, dispute between center and other states, dispute between center and a UT with other states. These are all in the original jurisdiction of the Supreme Court. A dispute arising out of pre-constitutional treaty, yes, it is not in the ambit of the original jurisdiction of the Supreme Court. Recovery of damages by the state against the center, yes, again it is not in the ambit of the original jurisdiction of the Supreme Court. तो हमारे ऑप्शन क्या होंगे? 1, 3 and 4। कहाँ है 1, 3, 4? सी ऑप्शन। सो दिस इज करेक्ट। चलो थोड़ा फ्री स्टाइल डिस्कशन करते हैं। जैसे आजकल फ्री स्टाइल रैप भी आता है। फ्री स्टाइल डिस्कशन में क्या पढ़े? थोड़ा यूनियन ऑफ स्टेट्स पढ़ते हैं, ठीक है। सो आर्टिकल्स पढ़ते हैं। आर्टिकल 1 इज रिगार्डिंग यूनियन ऑफ स्टेट्स। आर्टिकल 2 इज रिगार्डिंग एडिशन ऑफ new state in territory of India. Article 3 is regarding the bifurcation or the renaming of states, changing area, boundary, name of the states, of the original states that are being the part of Union of India. इसमें addition of new states. Then Article 4 भी हमारे पास कुछ है। Article 5 ये सब याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नहीं तो ऐसा है कि आर्टिकल 2 and 3 इज़ नॉट अमेंडमेंट, कंसिडर्ड अमेंडमेंट टू द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। तो आर्टिकल 2 and 3 में जो भी अमेंडमेंट्स होती है, इट इज़ नॉट अंडर आर्टिकल 368। आर्टिकल 2 रिक्वायर्स प्रायर प्रेसिडेंट असेंट, जस्ट लाइक द मनी बिल्स। तो 1, 2, 3, 4, 5 है ऐसे ही। अच्छा, एक सिटीजनशिप का आर्टिकल है, आर्टिकल 11। इसमें क्या बोलता है कि कॉन्स्टिट्यूशन हैजेंट डिफाइंड इलेबोरेटली द कंडीशंस टू बी अ सिटीज़न ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ने बस इतना ही बताया है कि भाई एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस कौन कौन सी व्यक्ति हमारे सिटीज़न हैं, इसके अलावा कुछ नहीं बताया। द पावर हैज़ बिन डेलीगेटेड टू द पार्लियामेंट।
सो पार्लियामेंट विल डिसाइड ऑल द क्वालिफिकेशंस ऑफ बीइंग अ सिटीजन, ये आपको याद रखना है। और देखते हैं थोड़ा फंडामेंटल राइट्स देख लेते हैं ना। फिर हमारे पास आती है फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम आर्टिकल 12 to 35। कितने प्रकार के हैं? राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, right to religion, cultural and educational rights, and the last is right to constitutional remedies। इसमें 5 राइट्स हैं, एक माइनस कर तो 4 राइट्स हैं। अब सीरीज चलेगी 4 2 4 2, 2 में से एक माइनस किया 1। तो इसमें है आर्टिकल 14 15 16 17 18। तो राइट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी कहाँ है? राइट टू इक्वालिटी में है, अच्छे से याद रखना ये। देन राइट टू फ्रीडम में 4 राइट्स आएंगी, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन में 23 एंड 24 आ जाएगी। फिर राइट टू रिलीजन में 4 आएंगी, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट में 2 29 एंड 30 आ जाएंगी। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन एंड रेमेडीज़ में आर्टिकल 32। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताता हूँ, आपका रिवीजन हो जाएगा। देयर आर सम राइट्स डेट आर अवेलेबल फॉर सिटीजन्स। ये कौन सी है? 15 16 19 29 30 और एक और ऐड कर लीजिए 18 clause 2। देयर आर सम राइट्स विच कैन बी एक्टेड against both the state as well as the private individuals। ये कौन सी है? एक एक माइनस करते रहिए। 15 16 नहीं है, 17 18 नहीं है, 19 ये 19 अभी 2023 में आई है, याद रखना। 20 नहीं है, 21 22 नहीं है, एंड 23 24 एक साथ है। तो ये सारी चीज़ें हैं, यही सब मैं आपको बताना चाह रहा था। ये बहुत अच्छा आपको लगा होगा क्योंकि बहुत कम मिलता है ये बुक में कंसोलिडेट होके। तो आज की क्लास यहीं रहने देते हैं, अगली क्लास में मिलते हैं फिर से ज्योग्राफी या दूसरे कोई क्वेश्चंस के साथ। होप्स हो आपके प्रीलिम्स की तैयारी अच्छे चल रही होगी। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।